जब ये बात करेंगे मानव बनाया है और बेटा बेटी एक समान, तो वहां भी हमें न्यायपूर्वक जो व्यवहार है उसी को मानना पड़ेगा। समता की परिभाषा में लाएंगे और वो केवल संज्ञा भेद मात्र रह जाएगा। वहां भी समता से आप 100% समान व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जितना उचित और विशेष व्यवहार है वही करना पड़ेगा। केवल पढ़ने का जो अधिकार है या जो है अपने अपने क्षेत्र में जाने का, इतनी तो तुलना देखोगे तो दिखेगी, पर वास्तव में वो भी विषमता ही है, विशेषता ही है। उसका तो हमने मना भी नहीं किया। हमारा भी यही कथन था कि समता में ही समाधान है। और हम इसको सृष्टि में भी देखते हैं, ईश्वर ने एक जैसे मनुष्यों में एक जैसी इंद्रियां दी हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति को 3 आंखें दे दी हों या 4 कान दे दिए हों, ऐसा तो नहीं है। सबको समान इंद्रियां दी हैं, एकादश इंद्रियां ही दी हैं सबको। सबके लिए 5 भौतिक शरीर भी एक जैसा ही है। किसी के लिए 6 भूतों से बन गया हो, 4 से बन गया हो, ऐसा भी नहीं है। और अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सबके लिए एक जैसे ही हैं, तो फिर कोई भी विरोध नहीं है वहां पर। लेकिन समाज में हम क्योंकि विशेष को ले आते हैं, विशेषता को ले आते हैं, इसलिए सारे संघर्ष खड़े होते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा, कन्या की हत्या क्यों होती है? क्योंकि एक कन्या से दूसरी कन्या की समता की जाती है, इसलिए हत्या होती है। वहां पर आप विशेष को अनावश्यक जोड़ करके देख रही हैं। निश्चित ही आज जो परिस्थितियां हैं वो उसकी बेटी का भले ही पहले न जन्मी हो, उसकी हत्या न की गई हो, लेकिन उस समाज में देखता है कि ये गरीब व्यक्ति किसके साथ इसका विवाह किया और वो ससुराल गई, कुछ दिन बाद उसको जला दिया गया, कितना कष्ट हुआ, इतना उसको प्रताड़ित करते हैं, तो क्यों ना इसको गर्भ में ही मार दिया जाए? क्योंकि उस कन्या से इस कन्या की समता कर रहे हैं और समता ही मूल में है, क्योंकि ये विषमता को, कष्ट को, समस्या को जन्म देती है। दीदी, इसमें इनकी समता में भी आप विशेषता दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। नहीं, वो तो समता है ही नहीं आचार्य जी, वो तो विशेषता के अंदर समता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो लोक व्यवहार में भी प्रसिद्ध है। बेटा और बेटी में विशेष देखा ही जाता है, इसीलिए ये अपराध होता है। ठीक है, अभी इसको यहीं रखते हैं। और अब जो गवर्गंट राजा वाला इन्होंने उदाहरण दिया कि जिसमें समानता में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो आप ये बताइए कि वहां समानता को रखते हुए समस्या का समाधान कैसे करेंगे? आचार्य जी, हमने जो उदाहरण दिया था अभी उसका परिहार नहीं हुआ। जो भी संघर्ष हैं, युद्ध हैं, उन सब का कारण विषमता ही है। ठीक है, चलिए इस पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। आप ये बताइए कि ये जो इन्होंने बताया कि संघर्ष विशेषता के कारण से होता है, तो वहां विशेषता से आप कैसे समाधान करेंगे? बोलिए। मैं जानना चाहूंगा कि जिस विशेषता के कारण आप युद्ध बता रहे, उस विशेषता को एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या विशेषता? वहां पर कोई व्यक्ति अहंकार के कारण अपना तो अधिमूल्यन कर लेता है और बाकी दूसरों का अवमूल्यन कर देता है, और अधिमूल्यन और अवमूल्यन की इस प्रक्रिया में वो दूसरे का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, उसके साथ अन्याय करता है, सारा धन अपने पास ही लाना चाहता है। तो जहां जहां ये विषमता आती है वहां वहां संघर्ष होता है। सबको एक जैसा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बात और पूछना चाहूंगा, समता से इसका समाधान कैसे करेंगे? अगर सबको समान बराबर बराबर मिले सुख सुविधाएं, संसाधन, तो फिर तो कोई संघर्ष नहीं है। नहीं, ये दोनों ही बातें गलत है। सबको समान चीज कभी नहीं मिल सकती। सबके कर्मों की तुलना या समानता कभी हो नहीं सकती। और जब इनके कर्म जो कि कारण है उस फल का या परिणाम का, वो कारण ही नहीं है समान, तो कार्य भी समान नहीं हो सकता। हमने पुरुषार्थ या कर्म का खंडन नहीं किया है। हमने केवल कहा है जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जहां समता हो सकती है वहां समता मिलनी चाहिए, वहां समता नहीं मिलती है, उसके कारण संघर्ष है। जहां समता हो सकती वहां एक बार समता को अधिक कुछ देर हम स्वीकार कर ले अभ्युपगम से, बाकी जगह तो आप विशेष को स्वीकार कर लिए। नहीं, विशेष को स्वीकार नहीं कर रही हूं मैं, ये कह रही हूं कि हमने पुरुषार्थ का खंडन नहीं किया है। हमारी जो प्रतिज्ञा है उसमें हमने समता से जो लिया है उसमें हमने पुरुषार्थ को नकार दिया है, सब निखट्टे निठल्ले निकम्मे हो जाएं, ये हमारी प्रतिज्ञा नहीं है। आपने कहा कर्मों के अनुसार, तो उसका तो हमने खंडन नहीं किया। कर्म व्यवस्था का या कर्म फल व्यवस्था का खंडन तो हमने नहीं किया था। और दूसरा जो आपने कहा कि ये जो विशेष के कारण युद्ध आदि होते हैं, विशेष के कारण नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति की अपनी कामना इतनी ज्यादा है, लोभ इतना है, लालच है, अहंकार है, तो उन कारण से हो रहा है, तो वो विशेष नहीं है।
वो विशेष नहीं है। विशेष को आपने भेदक बताया आपकी ही परिभाषा में, तो ये तो भेदक ही है। हमने न्यायमूलक भी कहा। वो दूसरे व्यक्ति से अपने आप को भेद ही तो कर रहा है इसमें। उसकी जो कामनाएं हैं, अहंकार है, ये तो भेदमूलक ही है। ये भेद क्यों नहीं है, इसको बताइए आप। ये समानता कैसे है? अहंकार आदि ये समानता कैसे है? बोलिए। ओम बहन जी, आपने कहा कि विशेष के कारण ही जितने युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, समानता में समाधान है। और आपने कुछ एक दो उदाहरण दिए, जो युद्ध हुए हैं, राम का दिया, रावण का दिया, तो वहां विशेषता में एक भी युद्ध आज तक हुआ ही नहीं है। उन लोगों ने शूर्पणखा के साथ कुछ ज्यादती की, नाक वगैरह काटी, उन्होंने बदले में समानता में सीता को उठा लिया और युद्ध हो गया। उसने भी समान दुष्ट व्यवहार किया जैसा उनसे कोई गलती हुई। श्री कृष्ण या कंस का लेंगे, कंस ने उसके माता पिता को तंग किया, तो वहां भी समानता है। उसने सोचा कि जब इसने तंग किया तो अब मैं इसको मारता हूं। अगर विशेष ही होता तो कह देता चलो माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो हर जगह समानता के कारण युद्ध और तनाव बढ़ता ही जा रहा है दुनिया में। आपने कहा कि रामायण में, आप मूल से लीजिए ना, कैकेयी ने भरत में और राम में भेद समझा, जिसकी वजह से उन्होंने राम को वनवास दिया और भरत के लिए राज्य मांगा। यहाँ पर उन्होंने भेद किया, जो कि युद्ध का मूल है। इसमें दोष बताइए आप। समता में कहाँ दोष है? यदि वो दोनों पुत्रों को समान दृष्टि से देखती तो ये युद्ध ही नहीं होता। युद्ध का कारण भरत के लिए वरदान मांगना या राम को राज्य देना नहीं था। युद्ध का कारण था सीता को उठा ले जाना और शूर्पणखा की बेइज्जती होना। तो मैंने वो समानता बताई है। वो वन में ही नहीं जाते तो सीता भी नहीं जाती और सीता भी नहीं उठाई जाती और युद्ध भी नहीं होता। ऐसे तो फिर ये समानता से ये आपत्ति हुई है, क्योंकि सब लोग शादी करते हैं तो समानता में दशरथ ने भी कर लिया और बच्चे हो गए, वो नहीं होते तो फिर कुछ भी ना होता। अब गवर्नमेंट वाले उदाहरण में आपको बताना है, इन्होंने समता में दोष दिखाया, आप उसमें नहीं, इन्होंने समता में दोष दिखाया, आप उसमें समता में समाधान बताइए। गवर्नमेंट राजा वाले उदाहरण में आपने कहा कि गवर्नमेंट राज्य में सारी चीजों को एक ही भाव से दिया जाता था, तो ये तो आपने ये दिखा दिया कि 10 रुपए की चीज को वो 10 रुपए में न दे करके 1 रुपए में ही दे रहा था। तो यदि वो 10 रुपए की चीज को 10 रुपए में ही देता, ये समता है। 10 रुपए की चीज को 1 रुपए में दे रहा, ये भी क्षमता है, इसलिए दोष आ रहा था। वहां पर समता में दोष नहीं आ रहा है। उस राजा ने यह व्यवस्था इसलिए की थी कि उसके मन में यही बैठा था, विषमता से समस्या है। सब राज्यों की जो विषमता उसने देखी, वहां 10 रुपए किलो ये मिल रहा है, सोना इतने रुपए किलो है, सब इसलिए परेशान है। गरीब व्यक्ति तो बेचारा जो है प्याज खा के जीवन चला रहा है, और अमीर जो होते हैं उसके तो कूड़े में बादाम मिलते हैं। तो अब दोनों का रेट एक कर लो, गरीबों को बादाम मिल जाएंगे और जिसको चाहिए वो प्याज भी खरीद लेगा। तो रेट तो समान, मूल्य जो समान किया वो इसलिए किया था कि गरीबों को भी कीमती से कीमती चीज है वो जीवन जरूरत की चीज समझ के उसको मिल जाए। जैसे अमीर को सब चीजें उपलब्ध हो रही वो उसको भी उपलब्ध हो। समता की दृष्टि थी, वहां विषमता की नहीं थी। नहीं, राजा ने समता का अर्थ नहीं समझा। यदि वो समता का अर्थ समझते तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। उन्होंने समता का, उनका अपना दृष्टिकोण वो रहा है। लेकिन समता तो यही है ना कि 10 रुपए की चीज को 10 रुपए में जिसका जैसा मूल्य है उसको उसी मूल्य में दिया जाए, ये समानता है। जिसका जैसा मूल्य है उससे भिन्न में, उससे अधिक में या उससे कम में दिया जाए, ये विशेष है, इसमें दोष आता है। ठीक बात है। वैसे जो है दृष्टांत जिस प्रसंग में दिया गया, आप उससे कुछ हट करके उसको ले जाएं। दृष्टांत को जिस रूप से वो साधर्म्य में दिखा करके प्रस्तुत किया है उसमें कुछ दोष दिखाइए। आप उसको फिर अलग ही उसका विवेचन करेंगे तो फिर तो प्रकरणांतर काफी ज्यादा हो जाएगा। नहीं, वहां तो वो उनके अज्ञान के कारण ऐसे हो रहा था। वो थोड़ी समता ला रहे थे, अज्ञान मूलक व्यवहार कर रहे थे वो तो गवर्नमेंट। तो वहां तो वो तो विशेषता ही थी, वहां पर समता थी ही नहीं। समता का तो उनको पता ही नहीं था। समता कुल मिला के उन्होंने समता ही प्रस्तुत की थी, वो बाकी तो समता कहीं कर ही नहीं सकते। ऐसा तो उस उदाहरण में, दृष्टांत में कहीं भी नहीं आता है कि मैं समता का व्यवहार करना चाहता हूं, मैं इसको समता कह रहा हूं, ऐसा तो कहीं भी नहीं आता है। ये तो बिल्कुल उसके अज्ञान का, अविवेक का मूलक है दृष्टांत। तो ये बात उसके करने से ही पता चल रही है, अधिकरण सिद्धांत से, कि उसने फिर जब सारी चीजों का मूल्य अलग था तो एक मूल्य किया क्यों? वो करने का कारण ही ये था कि वो उसमें भेद देख रहा था
और भेद को वो समस्या का कारण मान रहा था। ये तो आप एक अज्ञानी राजा का उदाहरण और दृष्टांत दे रहे हैं, प्रामाणिक उदाहरण दृष्टांत नहीं है ये आपका। समझदार आदमी जो है वो विशेषता में ही भेद समझेगा, वो देखेगा जिसके साथ जैसा व्यवहार करना, जिस चीज का जो मूल्य है वो उसी मूल्य से देखेगा, वो समता करेगा ही नहीं, और समता करते ही ये दोष आ रहे हैं। समझदार व्यक्ति इस तरह की तुलना या समानता नहीं करेगा। समझदार व्यक्ति का उदाहरण दीजिए आप। ये तो आपने एक अज्ञानी राजा का दे दिया, गवर्नमेंट राज्य वाला, उसी में तो दोष दिखाना है। समता की गवर्नमेंट के अलावा भी तो बहुत बड़ी दुनिया है, ये कह रहे दूसरा उदाहरण दे दीजिए। अगर उदाहरण तो ये वही देंगे जहां समता में दोष देखा जाएगा। हमने दिखाया, आप इनसे ये आग्रह नहीं कर सकते कि जहां समता है और वहां दोष नहीं है, ऐसा उदाहरण दीजिए। ये क्यों देंगे? आप भी नहीं दे रहे हैं ऐसा। तो इनका उदाहरण जो है वो देंगे, उसमें आप खंडन कीजिए जो आपने इन्होंने आचार्य जी जो समता में दोष दिखाया है वो दोष नहीं है, समता में तो यहाँ समाधान हो रहा है। समता और विशेषता का सीधा अर्थ स्पष्ट है कि विशेषता जहां होगी वहां भेद होगा। इन्होंने मूल्य की बात रखी है, तो वहां मूल्य की दृष्टि से जो बात रखी है तो वो समता है, ये इधर दिखाई दे रहा है। मूल्य समान है इसलिए वो समता ही है, और मूल्यों की दृष्टि से आप उसमें क्या भेद दिखा सकेंगे? आप जो भेद दिखा रहे हैं वो अलग ढंग से दिखा रहे हैं, क्योंकि विशेषता आते ही तो वहां भेद हो जाएगा। बहन जी जैसा उदाहरण में और अज्ञानी राजा और उसके राज्य में आक्षेप कर रही हैं, हम भी आक्षेप करते हैं आपके इस उदाहरण में, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कभी भ्रूण हत्या नहीं करा सकता। वो नमक रोटी खाता हो फिर भी वो कन्या की हत्या नहीं करा सकता, और जो अज्ञानी होगा वो करोड़पति भी होगा तो भी हत्या करा देगा। ये तो हमारी समता में बोला था ना हमने, विवेकपूर्ण, उसी को हम समता कह रहे हैं। हमारा समता से समाधान का मतलब था, मैं एक और आपको इसका प्रामाणिक उदाहरण देती हूं। जैसे आयुर्वेद में भी आता है, समदोष, समाग्निश्चय, समधातु, मलक क्रिय, प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। शरीर में भी जब दोषों में विषमता आती है, विशेषता आती है, तो समस्या उत्पन्न होती है। समानता है तो कोई समस्या नहीं है, अच्छा भला चलता है शरीर। वो ठीक है जिसको आप समता कह रहे हैं, वहां ये नहीं है कि जितनी परिमाण में कफ है उतना ही बात होगा, उतना ही पित्त होगा, वो भी वहां अनुपात ही लिया जो विशेष है अपने आप। ये तो मैंने प्रतिज्ञा नहीं की थी समता का मतलब कि जितना सब इतना 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 परिमाण, ये तो हमने प्रतिज्ञा ही नहीं की थी कि सबका उतना ही परिमाण है, उसको हम समता कहते हैं। तो वही तो विशेष है, तो वो तो हमने बोला ही नहीं। आपने समता का हमारा अर्थ अलग ले लिया, ये तो फिर छल हो जाएगा। अर्थ अलग नहीं है, विषमता क्योंकि भेदक होती है, वहां मात्रा में भिन्न हो जाएगी। वो केवल समता भी देखेंगे तो शरीर के अनुपात से देखी जाएगी कि जिसका जैसा शरीर। आप प्रमाण को तो कैसे खंडित कर सकते हैं? ये तो आयुर्वेद का प्रमाण है, ऋषियों का प्रमाण है, ये तो इसको तो खंडित नहीं कर सकते हैं। ये जो समता बताई है केवल उस परिमाण में बताई है जहां स्वस्थ की परिभाषा बताई जा रही, और वहां मात्रा की तुलना नहीं की है। मात्रा देखने जाएगा तो वहां भी वही होगा, अनुपात ही देखा गया है, और अनुपात देखे जाएंगे तो मात्राओं का वहां भेद मिलेगा। इस भेद को भी आप नहीं हटा सकेंगे। उसको हमने बोला ही नहीं। समाज में हम नहीं कहते कि मात्रा एक होनी चाहिए। समाज में समता से मतलब वही है जो इस श्लोक में बताया गया है। हाँ। जहां समता होगी वहां पर कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा, वहां सब समस्याओं का समाधान है, एकता में, समता में। और जहां विशेषता आएगी, माने बैलेंस बिगड़ेगा, वहीं पर ही संघर्ष खड़ा हो जाएगा, वहां समस्या आएगी। यहाँ समता शब्द से आप जिसको कह रहे हैं वो उसी को हम विशेषता से कह रहे हैं। दोनों में दृष्टांत दिखाने के लिए होता है ना, पूरा दृष्टांत देखिए आप समाज में, जहां जहां भी समस्या है वहां सब विशेषता के कारण है। आप अपने गुरुकुल में देख लीजिए, संस्थान में देख लीजिए, अगर सब ब्रह्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए कोई समस्या नहीं होगी। एक को ज्यादा सम्मान दिया जाए, एक के साथ अपमान किया जाए, एक के साथ दूसरा व्यवहार किया जाए, स्नेह किया जाए, दूसरे के साथ स्नेह ना किया जाए, वहां संघर्ष उत्पन्न होते हैं। सबके साथ समान व्यवहार हो तो कोई संघर्ष नहीं होगा। जी, आप इसी उदाहरण में जो इन्होंने प्रस्तुत किए हैं गुरुकुल आदि के, जी, इनका कहना है कि समता है तो कोई समस्या नहीं है। इसी में आप इसमें समता से जो दोष आ सकते हैं वो बताइए। अब आपने कहा कि गुरुकुल में सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इस समता को भी आपको विशेष रूप से परिभाषित करना पड़ेगा और वो विशेषता बनेगी।
एक बात, सभी बच्चों के लिए कपड़े लाए, समान नाप के नहीं लाए जा सकते, सबके लिए समान नाप तो बोला ही नहीं ना आप। आचार्य जी एक बार वो मेरा अच्छे से समझ लें अभिप्राय को, नाप को नहीं लाना है। कपड़े एक ही कंपनी के आने चाहिए, एक ही रेट के आने चाहिए, एक ही क्वालिटी के आने चाहिए, तो दोष नहीं आएगा। नहीं, नाप तो अलग होंगे, एक के लिए 10 रुपए मीटर ले आए, एक के लिए 100 रुपए मीटर ले आए, तो दोष आता है। नहीं, विशेष रूप से इसी को क्यों ले रहे, उसको क्यों नहीं ले रहे? विशेष हेतु देना पड़ेगा, सामान्य या समान हेतु से काम नहीं चलेगा। ये फिर अति सामान्य में जाएंगे तो वो अति सामान्य नाम का छल माना जाएगा ना। हमारी सामान्य बात को अति सामान्य बना दिया तो छल हो जाएगा। नहीं, ये अति सामान्य है, सामान्य नहीं, ऐसा कैसे सिद्ध करेंगे आप? यदि आप उसको समानता कहेंगे तो उसका क्षेत्र आपको विशेष रूप से निर्धारित करना पड़ेगा। इतने विषय में ही हम समता कहना चाहते हैं, बाकी जगह तो विषमता देखनी पड़ेगी, विशेषता को आप नकार नहीं सकेंगे। और जहां जहां समता को छोड़ के विशेषता, वो तो आपको विशेषता स्वीकार करनी पड़ेगी, और वो विशेषता ही समाधान का कारण, बाधक नहीं बनेगी, समस्या नहीं बनेगी। और वो विशेषता को जैसे ही आप हटाएंगे, समानता करने जाएंगे, तो समाधान की जगह समस्या बन के खड़ी रह जाएगी। जी, अब बोलिए। अब आप ही बता दीजिए कि समता का क्षेत्र आपकी दृष्टि में कितना उचित है, जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उसका कार्य, उसकी लिमिट एक आप ही तय कर दीजिए, किसको आप समता कह रहे हैं, कहां तक उचित मान रहे हैं समता को। समता अपने स्थान पर रहेगी, बाकी का जो विशेष रहेगा, वो विशेष को हटाते ही वो समस्या बन जाएगी। विशेष को तो उसमें रखना ही होगा, और वो विशेष रहेगा तो पूरा ही समान नहीं कहलाएगा। विशेष में आप समाधान कैसे करेंगे वो बता दीजिए, कि यहां तक तो समता में समाधान होगा, यहां विशेष में होगा, वो आप बता दीजिए। इन्होंने जो समता की व्याख्या की, उसमें जो व्याख्या की न्यायपूर्वक, विवेकपूर्वक, इन्होंने इसमें परोक्ष रूप से विशेषता को भी स्वीकार कर लिया था। और इस बार बोलते हुए इन्होंने भी समता को एक क्षेत्र में समाधान कारक आपने स्वीकार कर लिया। नहीं, अभ्युपगम नहीं था ये अभ्युपगम नहीं था। आपने तो किया है स्वीकार। आपने विशेषताएं भी रखी और विशेषताओं में भी समाधान दिखाया, उसको दिखाते हुए आपने समता में भी एक सीमा तक समाधान स्वीकार किया। तो इस दृष्टि से दोनों ही पक्ष वास्तव में कहीं समता से समाधान देख रहे हैं, कहीं विशेषता से समाधान देख रहे हैं, जो कि एक ठीक निर्णय पे पहुंच रहे हैं कि न तो केवल विशेषता में समाधान है, न समता में समाधान है। अब ये देख सकते हैं कि कहां और कितनी समता होनी चाहिए और कहां कितनी विशेषता होनी चाहिए। केवल समता में समाधान नहीं, केवल विशेषता में समाधान नहीं। अब इस आगे परिचर्चा को हम थोड़ा इस रूप में ले सकते हैं कि आखिर कैसे हो, दोनों का हमें दोनों, क्या एक पक्ष सही है या दोनों में से ही कुछ लिया जाए? अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि कुछ चीजें तो समान हैं, जैसे इस सारे अस्तित्व में ब्रह्म तो एक ही समान है। आपसे यदि मतलब ब्रह्म एक समान रूप से सब में व्याप्त है, सब में एक ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, सब में ही पंचतत्व समान रूप से है, तो कुछ, और यही जो गीता का श्लोक इन्होंने बताया कि सबके अपना व्यक्ति अधिमूल्यन तभी करता है और दूसरों का अवमूल्यन तभी करता है जब वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से परे अभिमानी आत्मा को अपना स्वरूप मान लेता है, तब वो इस तरह के आचरण करता है जिसमें युद्ध होते हैं, जिसमें तमाम तरह के संघर्ष होते हैं और विषमताएं जन्म लेती हैं, विशेषताओं में विषमताएं जन्म लेती हैं जो अहंकार मूलक है। तो जो है कहीं कुछ तो समताएं हैं, आप भी मान रहे हैं, जो है कुछ तो समताएं हमें रखनी ही पड़ेंगी कि सभी में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा समान रूप से सब में है या नहीं है, सब में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा वो है या नहीं है, सब में, तो एक यही समत्व योग उच्यते। तो वो ऐसा दृष्टि, वो और जो समः शत्रु और मित्र में समानता का मतलब वहां पर भी इन्होंने जो उदाहरण दिया, आप शत्रु और मित्रों के साथ अलग व्यवहार करने की बात कर रहे हैं, व्यवहार तो होगा उसके साथ में, लेकिन दृष्टि उसके भी उद्धार की वहां से ही पैदा होगी जब उसमें वह एक चैतन्य को स्वीकार करेगा कि अब ये बहुत हो गया यहां पर, इसका उद्धार होना चाहिए। तो माने कुछ तो समानताएं रखनी पड़ेंगी। यदि हमने समानता को नहीं रखा तो विशेषता खत्म हो जाएगी, और यदि केवल विशेष को देखा और समत्व को भूल गए तो फिर इसका मतलब यह तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, या तो ऐसा अभिप्राय की तरफ आप दोनों बढ़ रहे हैं। तो आप समता को पूरी तरह से या नकारना चाहते हैं तो वो पक्ष आप रख सकते हैं कि समता नहीं होनी चाहिए,
ओम। समता पूरी तरह से हानिकारक है। समता पूरी खत्म कर देनी चाहिए। यदि आप इस पक्ष के हैं तो अपनी बात रखिए, फिर इसका उत्तर देंगे। जी अब तो आप दोनों इस पर पहुंच रहे हैं जी, कि जी। समता भी होनी चाहिए और विशेषता भी होनी चाहिए, दोनों मान रहे हैं। तो ऐसा है कि हम बहन जी की बात मान लेंगे, लेकिन पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा इनसे, जो इन्होंने हेतु रखा उस हेतु से, विशेष में दोष देखे जाने से क्लेश कर्म विपाक आश्चर्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, और हमें तो उसमें कोई दोष दिखता नहीं, तो हेतु एकदम से 100% खंडित होता है यहाँ पे। तो अब ठीक है, दोनों पार्टियों को जीता हुआ मान लेते हैं, लेकिन पक्ष हमारा है ही है। नहीं, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मूल बात को छोड़े हैं, छोड़ दिया है दोनों ने ही अपनी बात को छोड़ा है। ना तो आप समता पे सारा समाधान दिखा पाए और ना आप विशेषता में सब जगह समाधान दिखा पाए, और हर समता में दोष है ये आप नहीं दिखा पाए, और हर विशेषता में दोष है ये आप नहीं दिखा पाए। तो अब जो आप दोनों आए हैं, समता और विशेषता दोनों होनी चाहिए।